नमस्कार, भारत 24 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा पर है। सारण में उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का झूठा सपना दिखाया जा रहा है। हम सबको मालूम है कि ये लोग बिहार को बर्बाद करने वाले हैं, ये नौकरी नहीं देंगे। 2 बरस पहले तेजस्वी यादव जैसे आदमी ने एक झूठा वादा किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। सबके मालूम बा कि ये लोग जब बिहार के बर्बाद करे वाला कि नौकरी का दिहल, लेकिन उस झूठे वादे की वजह से भी आज कम से कम चर्चा होता न, ये भाई 10 लाख कहले रहो कब देबो। वो लोग पार्टी वाला भी आरजेडी वाला खड़ा होके कह रहा है कि अब सर्टिफिकेट बांटा तानी जा, 10,000 दिया गई, 15,000 दिया गई। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तेजस्वी को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। रिपोर्ट देखिए। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाना ही होगा। सीबीआई ने 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा मामला है। 25 मार्च को तेजस्वी को पेश होना होगा। दिल्ली में मकान संख्या D1088 AB एक्सपोर्ट्स के नाम पर रजिस्टर्ड इस कंपनी के मालिक तेजस्वी और उनका परिवार है। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है। तेजस्वी घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। 9 नवंबर 2015 को तेजस्वी ने इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दिया। इसी मामले में सीबीआई ने तेजस्वी को समन जारी किया है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए समन जारी किया था। तेजस्वी यादव के वकील ने बताया कि 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना है। तेजस्वी के वकील ने आशंका जाहिर की थी कि तेजस्वी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि बस चाहते हैं कि तेजस्वी पेश हों ताकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाए जा सके। सीबीआई ने यह भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बता दें कि 3 बार समन जारी होने के बावजूद तेजस्वी हाजिर नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर यूपी से। यूपी के एटा में धोखे से शादी रचाने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, दूल्हा कपिल कुमार 2 बच्चों का बाप भी है। दूल्हा कपिल कुमार जनपद बुलंदशहर के सयाना गांव से धोखे से शादी रचाने आया था, लेकिन जैसे ही धोखेबाजी की खबर दुल्हन पक्ष को लगी तो पुलिस ने दूल्हा दूल्हे के पिता सहित कई बारातियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूं तो अपना देश अतरंगी है और यहाँ के निवासी मस्तमौला। इसी बात को हकीकत करती हुई एक तस्वीर महाराष्ट्र के डोंबिवली से सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से केक काटकर अपने शहंशाह नाम के बैल का जन्मदिन मनाया। इतने पर ही नहीं रुके, परिवार के सदस्य और दोस्त बड़े उत्साह के साथ पूरे गांव को हर्षोल्लास से सजाया। डीजे लगवाए, सिंगरों को बुलवाया गया, जमकी पार्टी रखी गई, केक काटा गया और सबने शहंशाह बैल के साथ सेल्फी भी ली। उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। तस्वीर फिलहाल आप देखिए। और कोविड मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र का 6 राज्यों को निर्देश। क्या निर्देश है? त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के उपाय करें। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को केंद्र सरकार ने निर्देश दिया। वायरस के संभावित स्थानीय प्रसार का हवाला सरकार ने दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि संक्रमण के संभावित स्थानीय प्रसार का संकेत देते हुए ज्यादा संख्या में मामले दर्ज कर रहे हैं। राज्यों को कड़ी निगरानी रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों के दौरान कोविड-19 मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी है।
खबर न बनना से लक्ष्मी बार में 14वीं मंजिल की जगह 12वीं मंजिल पर ममता उतरी। विरोधी कभी कभी नवाना की 14वीं मंजिल पर तीर चलाते हैं। बंगाल के आम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस 14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यालय ऑफिस है। आमतौर पर जब ममता बनर्जी लिफ्ट लेती हैं तो वो 14वीं मंजिल पर रुकती हैं, लेकिन गुरुवार को नवाना में बिल्कुल अलग वाकया देखा गया। मुख्यमंत्री 14वीं मंजिल पर जाने से पहले अचानक लिफ्ट से 12वीं मंजिल पर पहुंच गई और इसी बीच उन्हें लिफ्ट से इस तरह नीचे उतरता देख सरकारी कर्मी भी सहम गए, हैरान हो गए। ममता बनर्जी बुधवार को नवाना की 5वीं मंजिल पर चली गईं और इसके बाद वो कमरा नंबर 403 और 404 में गई। ये गृह विभाग का ऑफिस है, लेकिन वहां पर उन्होंने कई टेबल पर कार्यकर्ताओं अधिकारियों को नहीं देखा और वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो अनुपस्थित क्यों हैं। इसी बीच 10 मार्च को सरकारी कर्मचारियों के एक समूह ने डीए की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान भी किया। इस घटना को लेकर सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच चुका है, लेकिन जानकार सूत्रों के मुताबिक पर्यटन से लेकर वित्त, गृह मामलों से लेकर मछली पालन तक हर चीज पर मुख्यमंत्री की पैनी नजर है। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में हाई पॉलिटिकल ड्रामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने येदियुरप्पा का घेराव कर दिया। भाजपा यहां पर जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच गुरुवार को कर्नाटक में हाई पॉलिटिकल ड्रामा देखा गया, जिसके बाद दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चुनाव अभियान रद्द करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। ये पूरा मामला कर्नाटक का है और आपको ये भी बता दें कि यहाँ के मुदिगेरे विधानसभा क्षेत्र में येदियुरप्पा भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया, जिसके बाद येदियुरप्पा आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें अपना चुनाव अभियान रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल येदियुरप्पा ने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि उनके बेटे बीवाई विजेंद्र आगामी विधानसभा चुनावों में शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट येदियुरप्पा का गढ़ रही है। एक दिन बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने येदियुरप्पा के इस दावे को खारिज कर दिया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मुंबई की एक डिजाइनर अनिक्षा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अमृता का आरोप है कि अनिक्षा ने उसे धमकी दी और 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश भी की है। देखिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मुंबई में एक डिजाइनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अनिक्षा नाम की डिजाइनर पर अमृता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमृता का कहना है कि 18 और 19 फरवरी को अनिक्षा ने अनजान नंबर से अपने वीडियो क्लिप्स, वॉइस नोट्स और मैसेज भेजे थे। इसके चलते उन्हें धमकाने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस ने डिजाइनर अनिक्षा और उसके पिता के खिलाफ साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
नवंबर 2021 में पहली बार अमृता अनिक्षा की मुलाकात हुई। डिजाइनर अनिक्षा का अमृता के घर आना जाना था। 16 फरवरी 2022 को अनिक्षा ने अमृता को कॉल की। पिता को बचाने की एवज में 1 करोड़ का ऑफर दिया। अमृता का आरोप है अनिक्षा ने धमकी दी। रिश्वत की बात सुनकर अमृता ने फोन काटा, नंबर ब्लॉक किया। ज्वेलरी और फुटवियर डिजाइनर है अनिक्षा। 20 फरवरी को अमृता ने दर्ज कराई एफआईआर। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की बेटी है अनिक्षा। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुकी अनिल जयसिंघानी के बेटे अक्षन जयसिंघानी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अनिक्षा अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। अनिक्षा के पिता अनिल के खिलाफ महाराष्ट्र, गोवा और असम में सरकारी अधिकारियों को धमकी देने, धोखा देने के कई आरोप शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल शब्दों के लिए जल्द कानूनी शब्दावली बनेगी। अनुचित सेक्सुअल शब्दों के लिए कानूनी शब्दावली जारी करने की योजना पाइपलाइन में है। सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी भवन में महिला वकीलों के रिजर्व जगह बनाने की योजना बना रही है। साथ ही कानूनी शब्दावली बनाने की भी योजना यहाँ पर बनाई जा रही। सीजेआई की तरफ से ये बातें कही गई। कानूनी शब्दावली एक ऐसा मिशन है जिसे कुछ सालों पहले शुरू किया गया था, जिसे अब पूरा करना है। हमने कई ऐसे फैसले देखे जिनमें से एक महिला के लिए रखैल शब्द का इस्तेमाल किया गया जबकि वो रिश्ते में है। तो सीजेआई की तरफ से जो तमाम बातें कही गई वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। आगे कहा, जब तक हम इन पहलुओं के बारे में ओपन नहीं होंगे तब तक हम समाज के तौर पर विकसित नहीं होंगे। कानूनी शब्दावली कोलकाता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी चटर्जी की अगुवाई वाली कमेटी तैयार कर रही है। इस प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों में पूर्व न्यायाधीश प्रभाष त्रिवेदन और गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सिंह भी शामिल थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वादा किया कि ये शब्दकोश पूरा होने वाला और निकट भविष्य में इसका अनावरण जरूर किया जाएगा। लोकसभा को लेकर बिहार में बीजेपी का पुराना समीकरण। साल 2014 की तर्ज पर जेडीयू आरजेडी गठबंधन से निपटने की तैयारी है। 2024 के चुनाव की तैयारी को बिहार बीजेपी फिलहाल जुटी हुई है। इन चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तैयारी कर रही, रणनीति लगातार बनाई जा रही है। हालांकि नीतीश के सामने सीएम की कुर्सी छोड़ने पर वापसी का ऑप्शन है। साथ ही बीजेपी फिर साल 2014 के समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। एनडीए ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 32 सीटें जीती थी। नीतीश के साथ आने पर 2019 की तर्ज पर एनडीए को 34 सीटें संभव है। नीतीश की अवसरवादी पॉलिटिक्स से निपटने की तैयारी में भाजपा है। 2024 की तर्ज पर बीजेपी समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी ने खेला उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग का दांव। हालांकि जेडीयू के आरजेडी के साथ जाने से अभी इन नेताओं की गुंजाइश नहीं बच पाई है। इन नेताओं का यादव मुस्लिम वोट बैंक भी जेडीयू आरजेडी समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है। कोयरी, मल्ला और दुसाद भी आरजेडी के समीकरण में फिट नहीं बैठते। आरजेडी की बेरुखी से बीजेपी को कोयरी, मल्ला और दुसाद वोट का साथ मिल सकता है। बीजेपी ने इन तीनों नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा के जाल में लिया है। केंद्रीय सुरक्षा का घेरा लेकर तीनों नेता अगले चुनाव की तैयारियों में जुट चुके, यानी कि साफ तौर पर यहां पर अभी से रणनीति बनाई जा रही है।
अगली खबर का रुख करेंगे। चुनाव के पहले बना रही सांसद प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश के इंदौर सांसद शंकर लालवानी समर्थकों पर मेहरबान है। समर्थकों की सांसद प्रतिनिधि के रूप में कई विभागों में नियुक्ति भी की गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत वोट बैंक किया जा रहा है। वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले ही समर्थकों को उपकृत कर रहे हैं लालवानी। भाजपा के उत्सव प्रकोष्ठ में आहूजा को पुरस्कार भी मिला। कमल आहूजा को जिला प्रशासन में सांसद प्रतिनिधि बनाया गया। जोर आजमाइश कर रहे नेताओं के अरमानों पर फिलहाल पानी यहां पर फिरता हुआ नजर आया। मंत्री अफसरों की वाइब्रेंट विलेज से चीन के खिलाफ रणनीति। जी हां, सीमावर्ती गांव को लेकर मोदी सरकार की बड़ी पहल। इन राज्यों और जिलों के प्रभारी अफसर हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। चीनी सीमा पर 1400 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए मंत्री लगातार दौरा करेंगे। करीब 70 मंत्री भारत चीन सीमा की ओर जा रहे हैं। ये रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए केंद्रीय मंत्री दौरा करेंगे। पिछले दिनों गृह मंत्रालय के सचिव ने सीमावर्ती बस्तियों का दौरा भी किया था। उधर लद्दाख के सीमावर्ती गांव का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी दौरा किया। यात्राओं की योजना लद्दाखियों को शांत करने के लिए की गई थी। अगली खबर मध्य प्रदेश से। भगौरिया से बेरुखी क्यों? मध्य प्रदेश में दशहरा मैदान में होली के पहले भगौरिया मिला, लेकिन इस बार भगौरिया में रुचि नहीं ली भाजपा नेताओं ने। हालांकि संघ से जुड़े आदिवासी संगठनों ने आयोजन किया था, लेकिन भगौरिया मेला तवज्जो मिलने से उपेक्षा का शिकार नहीं हो पाया। आम लोगों की भागीदारी के बिना भगौरिया फ्लॉप रहा। भगौरिया से बेरुखी को लेकर समीक्षा में कई कारण निकलकर सामने आए। सीमित प्रचार प्रसार और राजनीतिक भागीदारी नहीं होना एक बड़ा कारण बनी। व्यक्तिगत या संस्थागत आयोजन में नेताओं की खास रुचि रही। क्या संगठन और सामाजिक आयोजन नहीं नेताओं की प्रायोरिटी?
और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से बता दें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अतीक गैंग से जुड़ा बदमाश वहीद गिरफ्तार हो चुका है। बांदा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 50,000 का इनामी बदमाश है वहीद और वहीद की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें अभी भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर, जिन पर इनाम घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। इस बदमाश का नाम, इस आरोपी का नाम है वहीद। अतीक गैंग से जुड़ा हुआ ये आरोपी था वहीद, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगली खबर कर्नाटक से आपको बता दें। कर्नाटक में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, आज गर्व से खुद को हिंदू कहने वालों की जरूरत है। देश में आगे सनातन ही चलेगा। जब तक सूरज है तब तक सनातन है। सनातन के आदर से देश मजबूत होगा। कांग्रेस आज की मुगल है। देखिए बड़ा बयान कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस आज की मुगल है और देश में मदरसों की नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। सनातन को खत्म करने की साजिश यहाँ पर रची गई थी, लेकिन वो साजिश कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक सूरज है तब तक सनातन है। और इसी के साथ साथ हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस देश विरोधी बातें करती है। देखिए उनका जो बयान उन्होंने दिया, लगातार हम आपको बता रहे, सनातन के आदर से देश मजबूत होगा। आगे कहा कि देश में कॉलेजेस की जरूरत है। कर्नाटक में उनकी तरफ से बयान दिया गया कि आज गर्व से खुद को हिंदू कहने वालों की जरूरत है, जो कि खुद को गर्व से हिंदू कहे। इसमें कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है।